हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी रेलवे जो है नी जनरल कंपटीशन का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आपका टाइमिंग मॉर्निंग में 8 से 11 के बीच में चल रहा है जो क्लासेस। और इसमें जो स्टार्ट हुआ है आपका रीजनिंग चल रहा है, साइंस चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, और साथ ही साथ जीके जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री चल रहा है। तो हिस्ट्री में हम लोग भारत का ऐतिहासिक स्रोत टॉपिक खत्म हो चुका है और अब सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। करने से पहले एक मतलब सूचना है कि क्लासेस 8 बजे से 11 के बीच में स्टार्ट हो गया है। आप लोग आएँ और ऑफलाइन क्लास का जो भी लाभ है उसको उठाएँ। और साथ ही आप लोग इसमें टेस्ट सीरीज, आपका फ्री स्टडी मटेरियल, ये सारा व्यवस्था है आप लोग का। और जैसा कि आप देख रहे हैं फुली डिजिटल क्लासरूम है, आपका वाईफाई की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, सारा सुविधा आप लोग को दिया जा रहा है। आप लोग बस आए और इस सुविधा का लाभ उठाएं आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपना क्लास पे। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले आपको बताया था कि भारत का ऐतिहासिक स्रोत। तो अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी तो कोई संस्कृति रही होगी ना। ठीक है, तो उसी को हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति। और उससे पहले देखेंगे आप, पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, नव पाषाण काल था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल तो ऐसे ही बस आरंभिक मानव के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल में जब आपका कुछ ग्रो कर जाते हैं, कुछ अस्थाई निवास करना स्टार्ट करते हैं, और आज उन्हें ये पता चलने लगता है कि नहीं, पशु जो है वो उनको पालना चाहिए। पशुपालन स्टार्ट होता है। पशुपालन स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपका कृषि स्टार्ट होता है नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में अनेक जगह पे आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे वर्तमान बलूचिस्तान में मेहरगढ़ मेहरगढ़ है, आपका कोल्डीवा है इलाहाबाद के पास। ठीक है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। आप जब जाएंगे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको, असम में आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मानव रहना स्टार्ट किए। लेकिन जैसे ही मानव जब रहना स्टार्ट किए तो वहाँ पे संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति डेवलप हुआ। और जब आप जान रहे होंगे संस्कृति और सिविलाइजेशन में फर्क होता है कि संस्कृति वो चीज होता है जहाँ की आप एक समान का वेशभूषा हो गया, एक समान का खाना पीना हो गया, एक समान का रहन सहन हो गया, एक समान का बोली हो गया, यानी सब कुछ एक लिमिटेड एरिया में जब वो रहता है तो वो संस्कृति होता है। लेकिन जब एक लंबे समय तक चला जाता है, उसका दायरा कुछ बढ़ जाता है तो वो सभ्यता में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीका से था कि हम लोग जब देखे थे कि ताम्रपाषाण संस्कृति, नवपाषाण, मध्यपाषाण, पूरा पाषाण, ये संस्कृतियां जो थी ना वो लगातार अपने फेज में बढ़ रही थी। और अपने फेज में लगातार बढ़ने के बाद, जब अपने फेज में लगातार बढ़ रहा था, तो उसी समय अब एक क्या होता है कि एक संस्कृति डेवलप होता है। इसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति। और हड़प्पा संस्कृति जो था ना वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, प्री हड़प्पन और हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, यानी हड़प्पा से पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद। इस तरीका के 3 सेगमेंट में हम लोग बांट के देखते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति ना, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सिंधु घाटी कहाँ से बहती है, कैसे आती है, उसके बारे में बताया था। अपना पीछे का लेक्चर देखे, उसमें आपको पता चलेगा। तो जब आप फ्रेंड देखेंगे ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना वो अपने आप में एक सभ्यता था, ये नगरीय सभ्यता था। और जब जैसे कि मान के चलिए ग्रामीण सभ्यता, जिस तरीके से आप देखेंगे वैदिक संस्कृति बोला जाता है, वैदिक सभ्यता बोलते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति था क्योंकि वो ग्रामीण व्यवस्था पे वो डिपेंडेंट था। और ये जो था एक शहरी व्यवस्था था। शहरी व्यवस्था कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो शहरी व्यवस्था जब आप आज भी आप देखते होंगे कि गांव में किस तरीका का संस्कृति होता है, उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक ना, और शहर में जब जाते हैं तो आप डेवलपमेंट देखते हैं।
ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, आप स्विमिंग पूल देखते हैं, थिएटर देखते हैं, आपका अच्छा अच्छा मार्केट आपका होता है। तो उस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि शहर कौन सा है, गांव कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका, हड़प्पा सभ्यता, पहले सबसे पहले कि ये हड़प्पा सभ्यता है कहाँ, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ना वो बहुत बड़ा था, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन ये हड़प्पा नाम क्यों पड़ा भाई, हड़प्पा सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा, या सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। तो देखिए सिंधु सभ्यता जो पड़ा ना वो सिंधु नदी के क्षेत्र में था, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपका आपका ये आपका भारत का नक्शा है। मान के चलिए कि देखिए मान के चलिए कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। ये आपका ये वाला जो क्षेत्र राजस्थान है, वहां पे तो नहीं, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए ये हो गया, ये आपका ये वाला एरिया हो गया राजस्थान का हो गया, ठीक है। यहाँ से जब ऐसे जाएंगे ये आपका ये कश्मीर का एरिया हो, ठीक है। ये आपका लद्दाख हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका तिब्बत है, तो तिब्बत से निकलते हुए ये करते हुए आपका पाकिस्तान में घूमते हुए अब यहाँ पे ये जो है ये अरब सागर जो यहाँ पे है, यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे कराची के पास में अरब सागर मिलती है। तो जब भी आप देखेंगे ना तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है ना ये इस तरीका से आपका है, इस तरीके से है। यानी कि उसको इसको त्रिकोण मानते हैं, ये मतलब कि त्रिभुजाकार आकृति मानते हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये यहाँ तक नहीं है, इसको यहाँ तक माने, तो देखिए जो डेवलपमेंट हुआ था ना सिंधु सभ्यता का वो यहाँ पे हुआ था। यानी सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, जो आज पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र देखते हैं, ये सिंधु नदी का प्रभाव कहीं ना कहीं पे था। तो सिंधु नदी का प्रभाव था, सिंधु नदी, इसीलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता भी क्यों बोलते हैं भाई, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि पाकिस्तान में एक हड़प्पा नाम का जगह है, ठीक है, हड़प्पा नाम का जगह है। और जब 1861 का बात है, 1861 का जो बात है, उस समय खुदाई हो रहा था, रेलवे का विस्तार हो रहा था। आप जान रहे हैं कि 1853 में इंडिया में रेलवे आया था और रेलवे का विस्तार हो रहा था, ठीक है ना। तो कनिंघम जी जो थे ना, तो वो लगातार वहां पे खुदाई होने के बाद वहां पे ईटा था पहले, ईट ईट, तो उस ईट को निकाल निकाल कर रेलवे में प्रयोग किया जा रहा था, रेलवे बनाने में। लेकिन सबसे पहले ये देखने को मिला कि अरे बना बनाया ईट कहाँ से आया। तो जब खुदाई हुआ तो ये बहुत बड़ा मतलब कि घर का स्ट्रक्चर ये सब मिलने लगा। और वो जगह कौन था, वो हड़प्पा जगह था, पाकिस्तान में भी पड़ता है। अब इसी हड़प्पा जगह के नाम की वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और ये कैसे पता चला कि हड़प्पा नाम का जगह था, वहां पे खुदाई हुआ, पता चला। अब ये पता चला कि जब वहां का कार्बन 14, देखिए कार्बन का आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन 14 आइसोटोप्स होता है, उससे किसी भी चीज का मतलब जीवाश्म ईंधन हो गया आपका ये सब, तो उसका हम लोग एज निर्धारित करते हैं, आयु निर्धारित करते हैं कि आखिर आयु कब का ये रहा होगा, कब का ये सभ्यता है। लेट सपोज कीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना कि ये घर कब का है। अब नहीं होगा तो आप उसको निकाल लेंगे, जाके वैज्ञानिक परीक्षण कराएंगे, कार्बन 14 का आपका होगा या उसका कोई भी साक्ष्य होगा, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हाँ आपका घर कब का है, ठीक है। तो उसी तरह कार्बन 14 जो होता है, कार्बन का आइसोटोप्स होता है, उसमें कार्बन 14 जो C14 होता है, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि कौन सा चीज कब का है। तो इसमें पता चलता है, नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है ना वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व का है, ठीक है। ईसा पूर्व क्या था वो बताया था आपको, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सभ्यता थी, जो डेट चल रहा था, उसको ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में ये आपका चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, यह नगरीकृत सभ्यता था, ठीक है, नगरीकृत सभ्यता, नगर का वहां पे साक्ष्य मिलता है, क्या क्या मिलता है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांसे का निर्माण होता था पहले, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता था।
अब कांस्य युगीन सभ्यता कैसे था, क्योंकि कांसा के वहाँ पे नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, उससे ये पता चलता है, या कांसे का बहुत सारा इक्विपमेंट मिला है, मूर्तियां मिली हैं, तो उससे पता चलता है। अगर इसका विस्तार देखें हम लोग ना, उत्तर प्रदेश, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे आपका उत्तर में मांडू, ठीक है, ठीक है, ऊपर से मांडू से ऊपर में उत्तर में मांडू से लेकर जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर है ये मांडू, ठीक है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवरा नदी के किनारे, याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि दैमाबाद हड़प्पन कालीन स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो दैमाबाद के नदी। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे, मेरठ हिंडन नदी के किनारे। उसी तरह पश्चिम में सुतकांगे डोर है, सुतकांगे डोर है बलूचिस्तान में, और जो दास्क नदी के किनारे आपका दास्क नदी के किनारे ये मिलता है। तो चलिए फ्रेंड एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे है, कहाँ है, उसके बारे में चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको मैप बाई मैप देख लेते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे सिंधु सभ्यता है। तो फ्रेंड यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे का क्या है। ये देखिए यहाँ पे इधर में मांडा, ये आपका लिखा गया, ये गलत, ठीक है, इसका मिला दीजिए, ठीक है, मांडा, ठीक है, ये मांडा आपको जैसा बताया आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। उसी तरीके से आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में। सुतकांगे डोर आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए कि आपका हड़प्पा संस्कृति जो था उसका विस्तार कैसे था, ठीक है। इसका विस्तार के देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि देखिए 1947 से पहले यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, और जब अंग्रेजों का शासन था तो वो लोग पूरी तरीका से भारत पाकिस्तान, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता था वो भारत और पाकिस्तान की सभ्यता, ठीक है, दोनों में। तो इस तरीका से क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीका से मतलब खोज किए, पूरा जितना भी आपका ये जो आपका चौहदी है, ये जो आपका ये जो दिख रहे हैं जो पेरीमीटर, इसमें वो अपना खोज करते थे। लेकिन जैसे ही आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजा गया, गुजरात में। ये क्वेश्चन देखने जाइए, आप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो ये देखने को मिलेगा आपका कहाँ, गुजरात में, ठीक है। तो फ्रेंड अगर अब हम लोग नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ते हैं, नगर निर्माण योजना कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना कैसा था, किस तरीका से वो लोग घर बनाते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या था कि इसका नगर निर्माण योजना था, क्योंकि यहाँ का जो नगर निर्माण था ना वो बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, नगर निर्माण बेहतरीन तरीका से बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो था ना वो सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका नगर ग्रिड पद्धति पे आपका बसे हुए थे। देखिए ग्रिड पद्धति क्या होता है कि मान के चलिए कि ये आपका शहर है, ठीक है, ये आपका शहर है, ठीक है। तो यहाँ का जो नगर था, मान के चलिए कि ये आपका रास्ता हो गया, ये आपका मेन रोड हो गया, इसी में आपका, ठीक है, ये हो गया आपका,
ये आपका यहाँ पे आपका घर है, ये सब में आपका घर घर बना हुआ है, ठीक है, ये सब में आपका घर बना हुआ। साथ ही साथ जब देखेंगे आप कि ये जो था और भी आपका गलियों से कटा हुआ था, गलियों से कटा हुआ था। इसका ग्रिड पद्धति का मतलब कहना था ये शतरंज की तरह था, ठीक है, ये जस्ट एक शतरंज की तरह था। शतरंज का आपका खेल खेलते होंगे आप लोग या देखे होंगे तो उससे भी ये पता चलता होगा कि शतरंज का ये एक ग्रिड होता है, एक एक पैटर्न होता है, इसी पैटर्न पे बना होता है कि सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे आगे काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं और उसी से रिलेटेड ये आपका था, ठीक है। उसी तरीके से नगर निर्माण योजना के बारे में अगर हम लोग देखें तो नगर निर्माण योजना इसका ग्रिड पद्धति पे शहर बसा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पे काटती थी। जब समकोण पे काटेंगे, मान के चलिए कि 90 डिग्री पे काट रही है सड़कें, ऐसे काट रही 90 डिग्री पे, तो इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर, इधर भी घर, इधर भी घर, ठीक है, और गलियां और छोटी छोटी गलियां आके निकल के मेन रोड से मिलती थी, ठीक है, मेन रोड से मिलती थी। तो यही आपका था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब क्या है, धौलावीरा, धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था, ठीक है। मेनली जब आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल था ना, जो सिंधु सभ्यता था वो 2 भागों में बटा होता था, 2 भाग में, यानी कि मान के चलिए कि ये आपका शहर है तो ये 2 भाग में बटा होता था। मान के चलिए एक आपका ऊंचा शहर है, यानी कि ये आपका एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे बसा होता था, ठीक है, यानी कि 2 भागों में। इससे यह भी बोला जाता था, ये भी कयास लगाया जाता है कि उच्च स्थान था, जो ऊंचा टीला पे जो घर बने हुए थे उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, राजा लोग रहते होंगे, पुजारी लोग रहते होंगे, ठीक है, और नीचे का जो क्षेत्र है वहां पे प्रजा लोग रहते होंगे। तो पूरा सिंधु सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, 2 भागों में वहां का था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा था वहां जो 3 भागों में विभाजित था। तो ये क्वेश्चन पूछता है तो उस हड़प्पाई स्थल का नाम बताएं जो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था। तो आपका कौन सा था, आपका धौलावीरा था। कौन था, धौलावीरा था, जो किसमें था, दुर्ग में था, मध्यम नगर और निचला नगर, ठीक है। दुर्ग था, यानी दुर्ग आप लोग जान रहे हैं कि जो सबसे ऊंचा जो स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जैसे दुर्ग, जैसे कि दुर्ग का मतलब कह सकते हैं कि अगर मध्यकालीन भारत के दुर्ग में, क्योंकि आज के मामले में दुर्ग वैसा नहीं पता चलेगा, मध्यकालीन भाग में क्या होता था कि जो एक नगर होता था, जैसे नगर था तो एक बगल में एक बड़ा सा दुर्ग बनाया जाता था। यहाँ पे सैनिक लोग इस नगर की रक्षा करने के लिए आपका इसी दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग मतलब एक महल टाइप से बनाया जाता था, छावनी होता था, तो दुर्ग बनाया जाता था। तो वही धौलावीरा में देखने को मिलता है, एक दुर्ग मिलता है, उसके बाद मध्यम नगर, उसके बाद निचला नगर, यानी कि सबसे ऊपर में एक बड़ा बड़ा नगर था, उसके नीचे मध्यम नगर, उसके नीचे आपका निचला नगर था। उसी तरीके से अगर कालीबंगा के बारे में जाने तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है, ठीक है। उसी तरीके से कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था, हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, यानी ऊपरा जो दुर्ग होते थे, मध्यम नगर होते थे या उच्च नगर होते थे, वो चारों तरफ से दीवारों से घिरे होते थे। तो चारों तरफ से दीवारों से आपका घिरे होते थे। तो उसी में आपका हड़प्पा काल में आपका कालीबंगा, कालीबंगा एकमात्र शहर है जहां जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था, एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ के जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। तो इस तरीके से एकमात्र जो मतलब यूनिक फीचर होता है उसी पे क्वेश्चन बनाया जाता है वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे आप, कालीबंगा अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछते कि नाली के साक्ष्य कहाँ मिला है, लकड़ी का नाली, ठीक है, जैसे कि नाली वहां बनता था, तो अगर नाली का देखते वहां का एक अपना विशेषता था, ठीक है, कि नगर हुआ करता था, नगर के
रोड, ये मान के चलिए ये रोड है, ठीक है। तो इसी रोड के किनारे ना नालियां बनती थी, और नालियां में सोख्ता बनता था, ऐसे सोख्ता भी बनाया जाता था इस करके, और इसको ले जाके फिर नदी में, या बगल में आपका सिंधु नदी था, उसमें ले जाके उसको गिरा दिया जाता था, ठीक है। तो नालियां जो होती थी, इसमें क्या होता था कि मान के चलिए कि यहाँ पे शहर है, यहाँ पे शहर है, यहाँ का जितना भी पानी जो होता था, जो पानी यूज होता था, वो पानी आके यहाँ पे नाली से बहता था, ठीक है। ये जैसे कि नाली है आपका, नाली, तो अब क्या हुआ, यहाँ से पानी बहा, यहाँ से पानी बहते हुए बहा, जो सिल्ट होता था, जो गाद होता था, वो आके इसी में आपका, इसमें आके भर गया, पानी बहते रहा, फिर कुछ गाद हुआ, फिर यहाँ जमा हो गया, फिर बहा, फिर नीचे गाद बन गया, फिर नीचे में ऐसे गाद बन गया, गाद बन गया, ठीक है। गाद यहाँ पे जमा होते चला गया। अब एंड ऑफ द टाइम क्या होता था कि इस गाद को निकाल दिया जाता था और नली को साफ कर दिया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के समय, उस समय की सभ्यता में यह एक यूनिक फीचर कर सकते हैं। अब इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था ना, एक चरम अवस्था में था, यानी कि शहरीकरण का चरम अवस्था था, यानी कि बहुत उच्च अवस्था में था, ठीक है। तो यही बोला जाता है कि जो आपका कालीबंगा जो था, तो कालीबंगा से आपका लकड़ी के नाली, तो ये हमें सब जगह पे ईंटों की नाली बनता था, क्या ईंटों की नाली बनता था, ईंटों की नाली बना होता था। अब इस ईंटों की नाली में, ईंटों की नाली बनता था, और वहीं अब क्या होता है, यहाँ पे कालीबंगा में ये आपका लकड़ी का नाली, लकड़ी का नाली बनता है, लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिलता है। और वो अलंकृत ईंट है, अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों पे कुछ ना कुछ कारीगरी किया होता था, उस पर कुछ डिजाइन बनाया होता था, तो उसको हम लोग अलंकृत ईंटें बोलते हैं। उसी तरीके से देखेंगे आप चान्हो दड़ो, चान्हो दड़ो, मोहनजोदड़ो, दोनों आपका सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा, दोनों सिंधु नदी के किनारे है। तो चान्हो दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। कौन सा ईंटें? वक्राकार ईंटें मिली है, ठीक है। वक्राकार, वक्राकार ईंटें कैसी होती है बताइए, ठीक है, आपका वक्राकार ईंटें मिली हैं आपका। उसी तरीके से, परंतु यहाँ के किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है, यानी बोला जाता है चान्हो दड़ो में किलाबंदी नहीं किया जाता है। मान के चलिए कि यही एक शहर है, तो इसका चारों तरफ ईंटा से या दीवार नहीं बनाया जाता, उसको किलाबंद नहीं किया गया था। उसी तरह से मोहनजोदड़ो में कहा विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, विशाल स्नानागार आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, यानी पूजा पाठ करने के लिए उसमें नहाते थे लोग जाकर, ठीक है। स्नानागार का जलाशय का लंबा कितना है, लंबाई कितना है, 11.88, याद रखिएगा, 11 × 8 कर दीजिएगा 88, ठीक है। तो 11.88, चौड़ाई कितना था आपका, 7.01 मीटर चौड़ा था, और कितना गहरा कितना है, 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत को अन्न कोठार कहा जाता था, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में ही अन्न रखा जाता था, अन्न रखने के लिए बड़ा बड़ा कोठरी बनाया जाता था। तो अन्नागार कहाँ, देखो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है आपका, मोहनजोदड़ो में मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये उसका हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है कैसे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड देखिए, यही आपका, जैसे हम लोग देख रहे थे, देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आपका जो घर है वो 2 मंजिला भी हुआ करता था, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के देखिए कितना, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, आप देखेंगे जब आप ये देखिए, यहाँ पे नाली आपको देखने को लिए मिलेगा, ये वाला एरिया देखिए आप, ये देखिए एरिया, ठीक है।
तो इस तरीके से देखेंगे कि घर किस तरीके से बना होता था, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी है, हड़प्पा सभ्यता की एक ये भी विशेषता है कि जो दरवाजे होते थे ना, जो दरवाजे होते थे वो पीछे के साइड से खुला करते थे, ठीक है। उस तरीके से देखिए आप लोग ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में घर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये देखिए अब लोग विशाल स्नानागार की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यही आपका विशाल स्नानागार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है। ये सीढ़ी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लोग सीढ़ी से निकलते थे, ये आपका विशाल स्नानागार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चारों तरफ से, अभी विशाल स्नानागार के साइड में जब आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ ये देखिए आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो होता था ना वो कपड़ा बदलने के लिए या किसी भी रूप में एक काम करने के लिए ये होता था। अब देखिए आप लोग, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअल देखिए, जो ऊपर से सैटेलाइट जो पिक है वो ये देखिए आपका ये एक्चुअल है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरीका से देखिए घर बना हुआ है, देखिए आपका घर कैसे बना हुआ है, देखिए, ठीक है। ये आज के दौर में भी देखिए ये ऐसा घर बनता है, ठीक है, यानी ऊपर से दीवार कैसा है, ठीक है। ये देखिए ये सब आपका घर का स्ट्रक्चर है, घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सैटेलाइट पिक है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता क्या था, कैसे था उसका ये इमेज है उसका। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए ये आपका सिंधु नदी, आपको बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे कि नदी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये घर बना हुआ अपना, आपका घर बना हुआ है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा जगह ये छोड़ा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए सब, ठीक है, यानी कि मुख्य नगर है ये। और जब ये मुख्य नगर है, देखिए ये मुख्य नगर बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये मुख्य नगर है। देखिए यहाँ पे रास्ता क्या मिल रहा है, यहाँ पे आकर रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता मिल रहा है, ये रास्ता जाके यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जिस तरीके से देखिए उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप एक ग्रिड पद्धति पे किस तरीके से रास्ता बना हुआ है, एक ग्रिड पद्धति पे है। साथ ही साथ देखिए आपका यहाँ पे आपका नदी है, तो देखिए यहाँ पे नाव आपको देखने के लिए देखिए आपको मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सुमेरियन सभ्यता, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका उससे पता चलेगा कि सुमेरियन सभ्यता से भी यहाँ पे लोग व्यापार चलता था। जो व्यापारी केंद्र आपका लोथल है जो गुजरात में पड़ता है, वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यापारी केंद्र है। अब ये एक लोथल का जब हम लोग आगे लोथल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ये लोथल का पीक है, ये लोथल का पीक है क्योंकि ये व्यापारिक बंदरगाह, ठीक है, व्यापारिक बंदरगाह नगर था। वो चारों तरफ से अपना नदी से घिरा हुआ था और बीच में ये था, और साथ ही साथ ये अरब सागर से भी रिलेटेड था, अरब सागर से ये व्यापार यहाँ पे हुआ करता था। तो इस तरीके से देखिए कि कैसे, और यहाँ पे क्या है कि जब देखिए यहाँ पे मुख्य सड़क है, देखिए ये देखिए आपका नाली यहाँ पे, देखिए नाली यहाँ पे मुख्य नाली जो है जाके नदी से मिल गया है, ठीक है, नदी से मिल गया है। ये देखिए यहाँ पे नाली किस तरीके से जाके नदी से मिल रहा है, ये देखिए आपका नाली जाके नदी से मिल रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सिंधु सभ्यता का आपका भी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरीका से ये तो बस एक नगर नियोजन के बारे में था, एक छोटा सा लेक्चर था, आप इसको देखिए, आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, चलिए ऑल द बेस्ट।